नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडीमेट नेहा पर। तो दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में 10-12 दिन पहले यूपीएससी की फ्री कोचिंग देनी शुरू करी। बट मैं खुद इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में ही यूपीएससी की कोचिंग शुरू करी जाए, जिससे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास नॉलेज की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना है उनकी तैयारी में। जितना मुझे आता है मैंने चाहा कि मैं वो आगे पास ऑन करूं। बट विद टाइम मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि मुझे हिंदी में भी क्लासेस को देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के ही नहीं है, हिंदी मीडियम के भी है एंड वो भी इक्वली पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं वैसे तो इंग्लिश मीडियम से ही बिलोंग करती हूँ, बट आप सभी के लिए मैंने अपनी हिंदी पर भी थोड़ा बहुत काम करा है। एंड मैं आज 10 जून से इंडियन पॉलिटी का हिंदी बैच भी लॉन्च कर रही हूँ अपने चैनल पर। भारतीय राज व्यवस्था की आज हम पहली क्लास डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट ऑफ द लेक्चर होगा दोस्तों, वो मैं आपको हिंदी में ही देने की कोशिश करूंगी। स्टिल कुछ वर्ड्स हम बीच में इंग्लिश के भी यूज कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। किसी भी तरीके के आपके पास सुझाव हो वो भी आप मुझे जरूर दें। तो फ्रेंड्स, जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो जो इंग्लिश बैच है, मुझे नहीं पता आप में से जिन्होंने भी वो देखा है या फिर आप जो नए व्यूअर्स भी है, उसमें मैंने सबसे पहले पॉलिटी का मतलब डिस्कस करा था। पॉलिटी, अब हम हिंदी में उसे क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था का हमने उसमें एक मतलब जाना था कि क्या होता है। उसके बाद मतलब एग्जाम्स में ऑब्वियसली वो चीजें तो इतनी इम्पोर्टेंटली नहीं पूछी जाती है, पूछी भी जाती है तो वो बहुत ज्यादा बेसिक होती है। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम टॉपिक पर आए, विषय पर आए राज व्यवस्था के, तो वो होता है संविधान। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों, हर चीज का हमने ये देखा है कि हर चीज के पीछे एक कहानी होती है उसकी। तो जो भारतीय संविधान भी बना वो एक रात में नहीं बन गया, उसके पीछे भी कुछ ऐसे सिलसिले हुए जिसकी वजह से आज हमारे पास हमारा भारत का संविधान मौजूद है। हम सबको पता है कि हमें कितने साल ब्रिटिशर्स ने राज किया है। तो भारत में राज व्यवस्था जो थी उस पर भी ब्रिटिशर्स ने राज करा। इसके पीछे की कहानी है कि संविधान कैसे बना, और इस कहानी में मैं आपको एक कहानी के हिसाब से ही बताऊंगी, क्योंकि काम की चीजें तो वैसे भी हम लोग कुछ कम ही ध्यान रखते हैं, कहानियां फिर भी हम ज्यादा अच्छे से ध्यान रख लेते हैं। तो संविधान कैसे आया, अलग अलग तरीके के एक्ट्स थे जो कि समय के साथ आते गए। जैसे अलग अलग एक्ट्स आते रहे तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए अलग अलग चीजों को तैयार कर दिया गया कि हमें क्या चीज उनमें से अपनानी चाहिए, किस चीज को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो जो हमारा संविधान है वो उन्हीं सब चीजों का एक स्वरूप है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की आज हम अपनी पहली क्लास में बात करेंगे। पर ये रेगुलेटिंग एक्ट भी कैसे आया, इसके पीछे की भी तो कुछ कहानी होगी ना। तो हम अपनी क्लास उस कहानी से ही शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि कुछ ब्रिटिश व्यापारियों के मन में ऐसे ही आया कि हमें भारत में जाकर व्यापार करना है। अब वो एकदम से अपने मन मुताबिक तो उठकर नहीं चल बैठेंगे ना, उनको किसी किन्हीं अथॉरिटीज की, जो उनके ऊपर प्रशासन है, उनकी मंजूरी की जरूरत है। तो 16वीं शताब्दी के अंत में उन्हें पत्र मिल गया, परमिशन मिल गई, ठीक है आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी का क्या नाम रखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो व्यापारी भारत में आ गए।
भारत को तो सोने की चिड़िया कहा ही जाता है। यहाँ पर कितने राजा महाराजा भी थे, मुगल शासन भी था भारत में। तो 1707 में क्या हुआ, ये मेरी गलती है, 1607 में, 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब का निधन हो गया। तो जो केंद्रीय शासन था वो उनके निधन के बाद पूरी तरह हिल गया। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, बोलो ना, मौके पर चौका मार दिया बिल्कुल। केंद्रीय शासन हल्का पड़ गया था। तो जो ये कंपनी थी ये आई तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थी, बिजनेस ही तो करने आई थी। उन्होंने सोचा केंद्रीय शासन ढीला पड़ता जा रहा है, यही है कि ना मतलब हम इसमें भी अब घुसना शुरू कर देते। तो जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इंटरफेयर कर दिया। अब लालच की तो कोई सीमा नहीं होती, लालच तो बढ़ता जाता है, एक चीज मिलती है तो मैं दूसरे की लालच हो जाती है, दूसरे के बाद तीसरे की। फिर क्या हुआ, 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध में जीत गई। प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद उन्होंने क्या करा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के वो एक तरीके से मालिक बन गए। अब उनके जो मन में आया वो करे जा रहे, चाहे कोई तरीका ठीक है चाहे कोई तरीका गलत है, किसी भी तरीके से वो अपना ही बस ऐसे मतलब प्रॉफिट करते जा रहे थे, मतलब कंपनी को बढ़ाते जा रहे थे। वही बात है, पर लालच तो कभी किसी का खत्म नहीं होता। प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद अब उनका क्या मन आया कि हमें दक्षिणी भारत की तरफ भी बढ़ना चाहिए, वहां पर भी हमें मार धाड़ करके लड़ाई करके हमें अपने हाथ में चीजें ले लेनी चाहिए। ठीक है, वो दक्षिण की तरफ चले गए, पर कंपनी के पास भी कुछ एक सीमित ही तो सामान होगा ना, जिन्हें रिसोर्सेज भी कहा जाता है दोस्तों हिंदी में। आप ये इंग्लिश में आप ये इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन इन वर्ड्स की कुछ कुछ कर लेना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे लिए समझाने में आसान होगा। कुछ कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज ही थे अब कंपनी के पास, तो वो कम होने लग गए। तो इसी के चलते जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश सांसद से 10 लाख पाउंड की मदद मांगी कि आप हमें ये ऋण के रूप में दे दीजिए, क्योंकि उनके पास तो उनके जो रिसोर्सेज थे वो कम होते जा रहे थे ना, क्योंकि वो लड़ाई वगैरह में ज्यादा लग रहे थे, तो रिसोर्सेज भी तो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की मदद मांगी। तो दोस्तों ये तो हमने सारा देखा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। हमने पिछली कहानी पढ़ ली कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने से पहले क्या क्या ऐसी गतिविधियां हुई जिसकी वजह से इसे पारित करना पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा ब्रिटिश सरकार से। तो उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने ये प्रस्ताव ब्रिटिश संसद के सामने रखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ऋण प्रार्थना पत्र ब्रिटिश संसद के सामने रखा, और इस ऋण पत्र की पूरी जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसे कहा गया प्रवर समिति। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेलेक्ट कमेटी। तो ये प्रवर समिति थी, इसने अपनी आगे एक रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट ने ये बोला ठीक है, हम जो ऋण है वो दे देंगे, और इस रिपोर्ट के ही आधार पर 2 अधिनियम का पारित करा गया, जिसमें से पहला तो ये था कि हम 14 लाख पाउंड का ऋण दे देंगे 4% की ब्याज दर पे। 2 अधिनियम में से पहला तो यही अधिनियम था, डिसीजन था, 14 लाख पाउंड हम दे देंगे, उस पर हम 4% का ब्याज वसूल करेंगे। दूसरा क्या अधिनियम आया जिससे रेगुलेटिंग एक्ट रिलेटेड है, कि जैसे हमने देखा ना प्लासी में युद्ध के बाद और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी ने कुछ भी करना शुरू कर दिया, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। बस अपने फायदे के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के चक्कर में उन्होंने बहुत चीजें करनी शुरू कर दी, और उनमें से ज्यादातर तो दोस्तों गलत ही होगी। ईमानदार इंसान तो कभी वैसे भी ऊंचाई पर आ ही नहीं सकता। जितने काम आप गलत करके सक्सेसफुल बन सकते हो, उतना तो कुछ सही करके बन ही नहीं सकते। तो जो कंपनी की गतिविधियां थी उन पर नियंत्रण लाने के लिए भी
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जो भारत में भ्रष्टाचार हो रहा था, कुशासन हो रहा था, इन सभी की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे पास है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम ये देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, उसके अंदर क्या क्या प्रमुख बदलाव लेकर आए गए, क्या क्या उसके प्रावधान थे। तो सबसे पहला तो ये था कि जो मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी थी, उसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया कि अब जो मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी थी, अब वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नीचे आएगी। और जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के प्रमुख थे, जो वहां के गवर्नर थे, अब उन्हें गवर्नर जनरल का ओहदा दे दिया गया। गवर्नर को गवर्नर जनरल का ओहदा दे दिया गया। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे, उनकी जो परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वो उसमें 4 पार्षद थे और उन सभी का कार्यकाल 5 साल का था। और वो सभी के सभी गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड में स्थित निर्देशक समिति को उत्तरदायी थे कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस है, किस हिसाब से वो बदलाव लेकर आ पा रहे हैं। तो उस सब चीजों की उत्तरदायी वो किसको थे? इंग्लैंड स्थित निर्देशक समिति को। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर एक उच्चतम न्यायालय भी गठित करा गया साल 1774 कलकत्ता में, जिसमें 4 सदस्य थे। तो दोस्तों, यही था आज का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे आने वाली वीडियोस में और एक्ट्स को डिस्कस करा जाएगा। उसके बाद संविधान के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा हिंदी में पढ़ाया हुआ भी समझ आ रहा हो। आपके जो भी सुझाव है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप भी जुड़िए मेरी क्लासेस से और अपने और दोस्तों को भी जोड़िए। एंड आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।